जी चैप्टर नंबर 2 में थोड़ी सी बुक रीडिंग कल वाली कर ले पहले और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। बुक रीडिंग आपने की थी या? बुक रीडिंग का मकसद यही होता है कि जो हमने पढ़ा है वो वेरीफाई हो जाए और उसमें कुछ प्लस माइनस हमने करना है तो वो आप लोग अपने नोट्सों में ऐड कर निकाल लिया। जिस स्टेटमेंट में यानी कि कैश की बात आती है कि इस तरह की रिसीव और 50,000 फ्रॉम डीटी तो ये कैश की जनरल में क्या जिसमें कैश डेबिट या क्रेडिट हो गया ना या बैंक डेबिट क्रेडिट हो गया ना वो सीधा कैश। हाँ जी करें बिस्मिल्लाह। फिर लिखा हुआ है और ये ना आई कैप बहुत चालाकी से अपनी ये अंग्रेजी की लाइनें ही चेंज कर देता है, नॉट लगा देना या जो जिसके साथ नॉट लिखा उसके साथ नॉट काट देना और आ कहता है जी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और हम तो कोई 2-3 लफ्ज मिलते जुलते मिल जाए तो हम आंसर बता देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी। उसकी वजह यह है कि कुछ लोग इतने खतरनाक लेवल पे जाकर फेल हो गए हैं, मतलब मेरी एडजस्ट में यानी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उनकी अकाउंटिंग बहुत अच्छी तो वो फेल हो गए और जिनकी बुरी वो भी पास हो गया है। तो इसका मतलब है जो अच्छा पढ़ने वाले स्टूडेंट फेल होते हैं वो उसके पीछे सिर्फ फेक रीजन होती है, वो सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ते। अगर उन्हें बातें पता भी हैं फिर भी फेल हो जाए इसका मतलब ये होता है कि उसने सवाल को सही तरह पढ़ा नहीं। सवाल को पढ़ लो जवाब आपको मिल जाएगा। Books of prime entry are useful means of summarizing large number of similar transaction। एक जैसी ट्रांजैक्शन को समराइज सारी परचेज को क्रेडिट परचेज को परचेज डे बुक में, सारी क्रेडिट सेल्स को सेल्स डे बुक में। ये क्या है? ये समराइज फॉर्म ही तो है लेकिन सिमिलर ट्रांजैक्शन। ये नहीं कि सेल डे बुक के अंदर सारा कुछ ऐड करके लिख लाइक क्रेडिट सेल्स क्रेडिट पे कैश बैंक रिसीट एंड कहते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या बुक्स ऑफ वेयर ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट टाइम रिकॉर्डेड। इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस ट्रांजैक्शन आर सॉर्टेड। सॉर्टेड का मतलब क्या होता है? अरेंज करना। एंड रिकॉर्डेड इन द डिफरेंट बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री एट इनिशियल स्टेज। मतलब वो कहता है एक ही बुक में सारी एंट्रीज पास करने की बजाय इनको अलग अलग कर दिया, 6 बुक्स में तकसीम कर दिया और फिर हर बुक में एंट्री पास कर दी। दिस अलाउ एफिशिएंट प्रोसेसिंग। वैसे तो जैसे हमने कल बात की थी हर ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री हो सकती है, हमने पढ़ी भी है, लेकिन वो एफिशिएंट वे नहीं है। एफिशिएंट वे क्या है? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। तो कहते हैं दिस अलाउ एफिशिएंट प्रोसेस ऑफ ट्रांजैक्शन इन दी अकाउंट। अगर आपसे कोई पूछे कि एक शख्स है वो जर्नल एंट्रीज ही पास करता है, वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री नहीं बनाता, वो सिर्फ जर्नल सारा जर्नल बनाता है फिर लेजर बनाता है, और एक बंदा है वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के तरीके से करेगा, तो किसका ट्रायल बैलेंस जल्दी बन जाए? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का, क्योंकि उसने सेल को सारी अलग परचेज को अलग 6 बुक्स में डाटा लिखेगा, उनके बैलेंस उठाएगा, रिकॉर्ड कर देगा। तो यहां से एक सवाल बनता है इस टेबल से, इंपॉर्टेंट टेबल, और इसमें से क्या चीज पूछता है वो? सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या है? सेल डे बुक में आपने लिखना है ना, तो कहता है कौन सी चीज कैसे लिखोगे? वो कहता है जी सेल की रसीद को देखकर। आपने सेल डे बुक में लिखनी है ना अमाउंट, कहता है सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा? सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है कि आपने सेल्स के जो अंदर अमाउंट लिखी है वो कहां से लिखी है, कहां से देखी है, तो उसके लिए क्या देखना पड़ेगा? सेल इनवॉइस। और आपको पता है जब हम लोग ऑडिट करने जाते हैं तो सबसे ज्यादा क्या मसला होता है, वहां पर हम एक ऑडिट एविडेंस इकट्ठी करते हैं। वो एविडेंस क्या होता है? उसने सेल्स का अकाउंट बनाया होता है, हम कहते हैं इसकी रसीद चेक करो। रसीद को और वो जो उधर लिखा होता है अकाउंट के अंदर उसको मैच करते हैं, तो ये हम कहते हैं जी अच्छा ये एविडेंस ओके है, ये ठीक है, ये प्रूफ है। तो
सेल्स डे बुक के अंदर ये इसकी डेफिनेशन है और उसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, सेल्स इनवॉइस इश्यू टू, वो सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसको देखकर ये पेपर में सवाल आएगा कि जी फलां चीज का सोर्स डॉक्यूमेंट बताओ, या वो सोर्स डॉक्यूमेंट बता देगा, वो कहेगा ये किस बुक का है। सेल्स रिटर्न डे बुक का ये तो आपको ये पता है, क्रेडिट नोट इश्यूड और क्रेडिट नोट रिसीव्ड, इसके ऊपर में लेक्चर हुआ है हमारा, चले कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट। आ जाओ रजिस्टर निकालो अपना, लिख लो इसको। अच्छा, क्रेडिट एडवाइस और डेबिट एडवाइस का तो पता है, ये बिल्कुल सिमिलर हुई चीज है, उसी तरह की है। क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है, सॉरी क्रेडिट एडवाइस का, बैंक हमें कहता है कि मैं आपको क्रेडिट कर चुका हूं, और अगर डेबिट एडवाइस है तो वो हमें डेबिट कर चुका। अब देखिएगा जरा क्रेडिट नोट की तरफ आए। नोट का मतलब होता है एक तहरीर, एक होता है क्रेडिट नोट इशू और एक होता है क्रेडिट नोट रिसीव्ड। क्रेडिट नोट इशूड का मतलब होता है हम इशू कर रहे हैं या ले रहे हैं, इशू कर रहे हैं, हम किसी को कह रहे हैं कि जी मैं आपको क्रेडिट कर रहा हूं। वो डेबिट एडवाइस कहां से मिलती थी, हमारी तरफ से या बैंक की तरफ से, तो बैंक हमें कहता था जी मैं आपको डेबिट कर चुका हूं। अब आपने क्रेडिट नोट इशू किया है तो आप क्या कह रहे हो किसी को कि मैं आपको क्रेडिट कर रहा हूं या कर चुका हूं, क्रेडिट नोट लिखकर दे दिया जी मैं आपको क्रेडिट कर चुका हूं। किस वजह से क्रेडिट किया भाई, अगली बात, क्रेडिट नोट रिसीव, हमें कोई क्रेडिट कर चुका है, क्रेडिट नोट इशू हमने किसी को क्रेडिट किया, और क्रेडिट नोट रिसीव हमें किसी ने क्रेडिट किया। ओके, अब मुझे बताएं क्रेडिट नोट, वैसे आगे फर्दर इसकी बहुत लंबी कहानी है, लेकिन फिल वक्त आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग तक, ये एक बहुत छोटी सी कहानी है, सिर्फ उतनी समझे। मुझे बताओ सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल रिटर्न की, सेल रिटर्न की एंट्री, सेल्स रिटर्न टू मिस्टर कोई भी अकाउंट रिसीवेबल, ऐसा ही होगा। और परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी, मिस्टर पेएबल डेबिट और परचेज रिटर्न, ऐसा ही है। अब अगर ये मैंने अपनी बुक्स में एंट्री पास की है तो मैं मिस्टर ए को डेबिट कर रहा हूं क्रेडिट, मिस्टर ए को डेबिट कर रहा हूं क्रेडिट, अपनी बुक्स में मिस्टर ए को क्रेडिट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, अब मैंने उसे इन्फॉर्म करना है तो कुछ एक तहरीर लिखकर इन्फॉर्म करना है कि भाई मैं आपको क्रेडिट कर चुका हूं, तो मैं उसे क्रेडिट नोट इशू करूंगा। क्या करूंगा, क्रेडिट नोट इशू करूंगा। तो याद रखें जब हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे तो हम सेल रिटर्न की एंट्री पास कर चुके होते हैं। तो जब क्रेडिट नोट इशू होता है तो वो सेल रिटर्न के केस में होता है कि मैं भाई किसी को मैंने बताना है ना कि मैं आपको क्रेडिट कर चुका हूं, तो उसे मैं कौन सा नोट इशू करूंगा, जो मैं उसे किया है क्रेडिट नोट इशू करूंगा कि भाई साहब मैं आपको क्रेडिट कर चुका हूं। और हम क्रेडिट किस सूरत में करते हैं, सेल्स रिटर्न के केस में। ओके होगी बात। तो इसका मतलब यह हुआ कि सेल रिटर्न हुई तो जब क्रेडिट नोट इशू होगा वो निशानी होगी सेल्स रिटर्न की, हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे तो वो निशानी किसकी होगी, सेल्स। अगर हम क्रेडिट नोट रिसीव करें तो निशानी होगी परचेज रिटर्न की, किसकी, परचेज रिटर्न। कैसे, हमें कोई कह रहा है भाई मैं आपको क्रेडिट कर रहा हूं, कर चुका हूं, तो मैं उसको क्या करूंगा, डेबिट। मतलब मैंने किसी चीज को बेची, वो चीज ले गया, मेरे लिए वो क्या थी, सेल, उसके लिए क्या थी, परचेज। मेरे लिए थी सेल, उसके लिए क्या थी, परचेज। अब अगर मैं क्रेडिट नोट इशू करूंगा तो मैंने जो चीज सेल की थी उसने मुझे वापस कर दी, मैंने उन्हें कंफर्म कर दिया ठीक है जी ये देखो मैं आपको क्रेडिट कर रहा हूं, और उसको मैं एक सादा सी बात है मैं आपको बता देता हूं। सपोज आपने किसी से चीजें खरीदी थी, उसे रसीद बनवाई, उसमें से कुछ खराब निकल आई, आपने उसको वापस कर दी,
चुप करके वापस आ जाओगे या कुछ कहोगे कि जी मुझे कोई प्रूफ दो कि जी मैंने चीजें आपको वापस कर दी हैं? उधार पे हैं चीजें। अगर सपोज कोई बिल में कोई कटौती करवाओगे या कोई ऐसा बिल बुल बनवाओगे, कोई रसीद बनवाओगे, वो जो रसीद होती है उसे क्रेडिट नोट कहते हैं। मतलब अगर हम चीज खरीद बेचें तो उसको जो रसीद देते हैं उसे क्या बोलते हैं? सेल इनवाइस। क्या बोलते हैं? अब वो चीज हमें वापस कर दे तब भी एक रसीद देंगे, उसे बोलेंगे क्रेडिट नोट इशूड। और उसे बोल देंगे जी भाई साहब ये देखो मैंने आपको क्रेडिट कर दिया है। अच्छा, अब मैंने क्रेडिट नोट रिसीव किया, अब जिस बंदे ने क्रेडिट नोट इशू किया उसके लिए तो वो सेल रिटर्न है, मेरे लिए क्या होगा? परचेज रिटर्न। जैसा कि मैंने एक चीज खरीदी थी, मुझे पसंद नहीं है, मैंने वापस कर दी। अब जब मैंने उसको वापस कर दी उसके लिए वो परचेज रिटर्न थी या सेल रिटर्न? मेरे लिए परचेज रिटर्न। वो क्रेडिट नोट इशू करेगा, मैं रिसीव करूंगा, तो जो मैं अगर क्रेडिट नोट रिसीव करूंगा तो वो मेरे लिए होगी परचेज रिटर्न। अगर ये सारी कहानी आपको नहीं समझ लगती इन केस, तो ये तो समझ लग सकता है ना, क्रेडिट नोट इशू करो तो सेल रिटर्न, रिसीव करो तो परचेज रिटर्न। लेकिन ये बात सिर्फ आपकी एक छोटे लेवल तक है। अदरवाइज क्रेडिट नोट का मतलब है किसी को क्रेडिट करना किसी भी वजह से, और क्रेडिट नोट रिसीव का मतलब है किसी को डेबिट करना क्योंकि कोई आपको क्रेडिट कर चुका है। अगर इनके क्रेडिट नोट लिखा हुआ है लेकिन ये नहीं बताया हुआ कि इशूड है, या अगर साइलेंट हो तो इशूड समझा जाएगा। क्रेडिट नोट के बारे में कुछ ना बताया हो, अब सारी दुनिया को जाकर बता दो कि हमें पता है क्रेडिट नोट क्या होता है और डेबिट नोट क्या होता है। कैसे? क्रेडिट नोट का मतलब है क्रेडिट नोट इशू किया तो से रिटर्न हुई है, वो कंफर्म किया है, और ये कैश वाली नहीं है। अगर कैश वाली हो तो कैश देते होते हैं, तो रसीद की जरूरत ही नहीं है। ये उधार वाली चीजें होती हैं। रसीद किसके लिए चाहिए होती है? जो उधार वाली होती है, प्रूफ मेन उसके लिए चाहिए होता है। ओके की बात। तो फिर हम बात करते हैं डेबिट नोट की। अगर मैं किसी को डेबिट नोट इशू कर रहा हूं तो वो होगा परचेज रिटर्न, और अगर मैं डेबिट नोट रिसीव कर रहा हूं वो होगा सेल्स रिटर्न। अगर आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो बस इतना ही काफी होता है, लेकिन सही समझने के लिए क्या होगा, डेबिट नोट इशू का मतलब क्या कि आप किसी को डेबिट कर रहे हो, और डेबिट हम कब करते हैं किसी पार्टी को? परचेज रिटर्न में। तो परचेज रिटर्न में एंट्री होती है ना, अकाउंट पेएबल टू परचेज रिटर्न। और अगर क्रेडिट डेबिट नोट रिसीव करें, हम रिसीव कर रहे हैं डेबिट नोट, तो कोई डेबिट नोट इशू कर रहा है, ठीक होगी बात। हमें कोई डेबिट कर रहा है, अगर हमें कोई डेबिट कर रहा है तो हम उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। वो हमें डेबिट नोट रिसीव करेंगे तो इशू कौन सा नोट होगा? क्रेडिट। तो क्रेडिट नोट इशू होगा तो क्या होता है? से रिटर्न। तो इसका मतलब ये हुआ से रिटर्न दो तरह से हो सकती है, उसके दो तरह से, या तो क्रेडिट नोट इशू करो या डेबिट नोट रिसीव। और परचेज रिटर्न भी दो केसेस में होती है, या डेबिट नोट इशू करो या क्रेडिट नोट रिसीव। और ये बात आपको सेल या परचेज में सीखी जाएगी, और पेपर में सवाल आएगा कि जी ये रिटर्न होती है, बताओ ये कौन सा नोट रिसीव करेगा या इशू करेगा। तो परचेज रिटर्न के केस में, परचेज रिटर्न के केस में हम डेबिट नोट इशू करेंगे, और सेल रिटर्न के अंदर क्रेडिट नोट इशू करेंगे। बस ये याद रख लो, बाकी रिसीव का केस उल्टा है, ये बात याद रहेगी। डेबिट नोट। अब यहां पर वो ये बता रहा है कि सेल रिटर्न के केस में क्या होगा? क्रेडिट नोट इशू होगा। यहां पर लिख सकते हैं या डेबिट नोट रिसीव लिखा जा सकता है। परचेज डे बुक में क्या होगा जनाब? परचेज इनवाइस फ्रॉम, वो होगा सोर्स रसीद। और परचेज रिटर्न डे बुक में जरा गौर फरमाइएगा, क्रेडिट नोट रिसीव्ड या डेबिट नोट। ये सवाल आएगा पेपर में, आता होता है कि फला, बस ये ख्याल रखना है कि उसके लिए ये परचेज रिटर्न है, या जिस बंदे के लिए परचेज रिटर्न है, जिस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो परचेज रिटर्न है वो डेबिट नोट इशू करेगा और क्रेडिट नोट रिसीव करेगा। जिस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स रिटर्न बन रही है तो वो क्रेडिट नोट इशू करेगा, डेबिट नोट रिसीव करेगा। ठीक होगी बात। कैश बुक की भाई साहब कौन कौन, कैश बुक में क्या क्या आता है? कैश बुक या पैटी दोनों एक ही हैं। देखिए जो चेक होते हैं, एक तो वो हो गया प्रूफ, एक होता है काउंटरफॉल। काउंटरफॉल का मतलब
नहीं, चलो मैं भी नहीं बताता। बैंक स्टेटमेंट और रिसीट्स, रसीदों को कहते हैं। काउंटर फॉइल का मतलब एक होता है कि एक तो ये भी कि हम चेक काट के देते हैं ना, तो चेक के पीछे वो एक आधा चेक बच जाता थोड़ा सा, ऐसा होता है ना कि चेक का, तो वो जो आधा वो भी प्रूव होता है, क्योंकि असल वो इसके लिए नहीं होता कि चेक कहीं खराब ना हो जाए। बेसिकली जो आपने चेक लिख कर दिया होता है ना, वो इन्फॉर्मेशन वहां पर भी लिखनी होती है, ताकि चेक तो चला गया, तो अगर आपको कल को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उस चेक पे कितनी अमाउंट लिखी थी, किस डेट को लिखा था, तो वो जो छोटी रसीद होगी ना, उसके ऊपर वो प्रूव होता है। तो सपोज दैट आप ऑडिट करने गए हो, तो आपने पूछा कि बताओ कितने चेक काट के दिए, तो क्या वो जो चेक लिख कर दिए थे वो जाकर देखेंगे? नहीं, वो जो पीछे चेक का हिस्सा बचा पड़ा होगा ना वो। और दूसरा ये काउंटर फॉइल का मतलब ये भी होता है कि आप ना एक लेजर्स के अंदर ना एक रेफरेंस का लेजर बना लेते हो, लेजर फोलियो टाइप। वो रेफरेंस वहां पर ना वो नंबर लिख देते हो कि अच्छा ये इसका ये रसीद नंबर है, इसका ये रसीद नंबर। उसके बाद है जर्नल। जर्नल कौन सा हुआ? जर्नल उसका क्या, वो कहता सारी रसीदें, कोई बिल बनवाया है या कोई और अथोराइज्ड डॉक्यूमेंट है, वो उसका सोर्स। अथोराइज्ड डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि मतलब सपोज दैट एक कंपनी से आपने चीज खरीदते हैं, उसने अपना नाम प्रिंट किया हुआ बिल बना दिया, तो वो उसका अथोराइज्ड डॉक्यूमेंट है कि जी उसका बिल बना हुआ है। या कोई ऐसे स्टाम्प पेपर पर कोई बात लिखवा ली, कोई अथोराइज्ड डॉक्यूमेंट आप उसके हिसाब से उसको देखकर, कि ऐसा ना हो कि ऐसे ही वो एक मेरे भाई साहब था, उसने ना उसके साथ ऐसे ही बिजनेस शुरू किया हॉस्टल्स का, तो वो जब उसके हम कहते थे कि ये कुछ चीज सामान लेकर आओ, तो वो ना ऐसे ही ना ऐसी कॉपी के ऊपर बिल बना कर देता था। तो क्या वो अथोराइज्ड बिल होता था? वो कौन सा अथोराइज्ड है? फिर तुम मुझसे कितने मर्जी बिल बनवा लो। अथोराइज्ड बिल क्या होता है कि उस जिस दुकान से आपने चीज खरीदी है, उस दुकान का वो प्रिंटेड बिल होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट से कैसे पता चलता है? बैंक स्टेटमेंट तो सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख देती है। बैंक स्टेटमेंट निकलाओ, आप कितने पैसे आपके अकाउंट में आए, क्रेडिट लिखा होगा, कितने आउट हुए डेबिट लिखा होगा, साथ वजह भी लिखी होती है। तो इसलिए बहुत सारे मर्द हजरात अपने घर वालों को बैंक स्टेटमेंट दिखाते ही नहीं कि कितने पैसे आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, बस यही कहते रहते हैं पैसा कोई नहीं, पैसा कोई नहीं। तो बैंक स्टेटमेंट से पता चल जाता है कि पैसे आए कहां से और गए कहां। ठीक होगी बात? चलिए अच्छा, वैसे कल हमने बात की थी ना सोने की टाइमिंग की, सही करो। बस एक बात का ख्याल रखो कि आपने 2 बजे से लेकर ना 5 बजे सोने का टाइम नहीं रखा। तो बस ये मेहरबानी रखनी है 2 से 5 के दरमियान, कि ये ना आपके हिस्से में टाइम यही आ रहा हो, ये थोड़ा सा ख्याल रखना है। डॉक्यूमेंट्स हो गए सारे? सेल डे बुक का सेल इनवाइस, परचेज डे बुक का परचेज इनवाइस, सेल रिटर्न डे बुक का क्रेडिट नोट इशू या डेबिट नोट रसीद, और परचेज रिटर्न का डेबिट नोट इशू या क्रेडिट नोट रसीद, कैश बुक का बैंक स्टेटमेंट, चेक, काउंटर फॉइल या रिसीट्स, रिसीट्स कहते हैं रसीदों को। फिर उसके बाद जर्नल का इनवाइसेस, बिल या कोई अथोराइज्ड डॉक्यूमेंट। ये सवाल आपने कर लिया था, ये यकीनन हो गया होगा। यहां पर आ जाएं, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मतलब आई गैप ना अंग्रेजी की ये लाइनें घुमा फिरा के इतनी देता है, कोशिश तो हम भी करते हैं कि उसकी एक एक वर्ड को कर लें। लिखा हुआ है अकाउंटिंग फॉर सेल्स, अकाउंटिंग फॉर सेल्स, इसका मतलब ये होता है ये, और आपको और भी बताता हूं, साथ साथ ये भी थोड़े थोड़े से ट्रेन हो जाओ। जब हम ऑडिट करते हैं ना, ऑडिट का लफ्जी मतलब ये होता है कि ये चेक करना कि अकाउंट्स में जो वैल्यू लिखी हुई है वो सही है या नहीं। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा? हम एक तो रसीद चेक करेंगे, हो सकता है उसने रसीद भी फेक बनाई हो। फिर हम कोई और डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, और ये कहा जाता है कि आप जब भी सेल करो ना, उसका एक पैटर्न है, ऐसे ये फॉलो करो। आपने कोई चीज बेचनी है ना, तो सबसे पहले ये देखना है कि आपको सेल कोटेशंस कितनी आई है। अब सेल कोटेशन है होता क्या है? ये जो बड़े बिजनेस होते हैं ना, मैं किसी एक दुकान की बात तो कर नहीं रहा, बड़े बिजनेस की बात कर रहा हूं। होता बोला क्या है
जब भी आपने कोई चीज खरीदनी है, शायद आपको ये आइडिया हो या ना हो, बल्कि बहुत ज्यादा आइडिया होगा, आपने कोई ना कपड़े खरीदने हैं, ड्रेस खरीदना है, आप जाओगे एक शॉप पे जाओगे और वहां से लेकर आ जाओगे, या पहले सारी मार्केट घूमोगे फिरोगे, जब थक हार जाओगे, बल्कि आप तो नहीं थकते, जो आपके साथ बेचारे फिर रहे होते हैं मर्द हजरात, वो जब थक हार जाएंगे उन्होंने एक ही कहना, चलो चलो चलें चलें, जल्दी करो खरीद लो। लेकिन वो जो आप डिफरेंट जगहों पे जाकर कीमतें पूछ रहे हो, बेसिकली अगर मैं इसको सादा अल्फाज में बताऊं तो वो सेल्स कोटेशन है। क्या है सेल्स कोटेशन? बेसिकली होता क्या है कि सपोज दैट मैंने एक मोबाइल खरीदना है, उसने मुझे कहा इसकी ये कीमत है, ये फीचर्स हैं, ये उसने मुझे अपनी सेल कोटेशन दे दी। मैं अगली दुकान पे गया, मैंने पूछा जी आपसे जो मोबाइल बेच रहे हैं किस कीमत पे, क्या उसकी फीचर्स हैं। 3-4 दुकानों से मैंने रेट लिए। अब अगर मैं अब दुकानदार हूं, मुझसे कोई हो सकता है 10 बंदों ने आकर सेल कोटेशन ली। कितने लोगों ने सेल कोटेशन ली? 10 बंदों ने। अब सेल कोटेशन मैंने उन्हें सेल का डाटा दे दिया। ये होता है सेल्स का सबसे पहला स्टेप, कि आपके पास कितने कस्टमर आकर विजिट करते हैं, आपकी प्रोडक्ट के बारे में पूछ के जाते हैं, वो होता है सेल्स कोटेशन। अब कभी कभी ऐसा हो कि सपोज दैट आपकी सेल्स कोटेशन बहुत थोड़ी है और सेल्स बहुत ज्यादा नजर आ रही है, तो लगेगा आपको कि फेक सेल्स है, क्योंकि इतने लोग तो विजिट ही नहीं करने आए जितनी आपने सेल्स लिखी हुई है। सेल कोटेशन से कम लिखी जा सकती है, लेकिन ज्यादा, तो यहां से हमें ऑडिटर को पता चल जाता है कि अच्छा हाँ इसमें कोई गड़बड़ है। लेकिन सेल्स अकाउंटिंग, यानी इसे कहते हैं अकाउंटिंग साइकिल ऑफ सेल्स। क्या बोलते हैं इसको? अकाउंटिंग साइकिल। मतलब सेल्स का प्रोसीजर शुरू कहां से होता है, एंड कहां पे होता है। पहली बात सेल्स कोटेशन। चलो जी सेल्स कोटेशन आ गई, 10 लोग लेकर गए सेल्स कोटेशन, उनमें से 5 लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया, जैसे वो ले गए। अब प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि जैसे मोबाइल लेने गए तो मोबाइल लेकर आ गया, ऐसा नहीं होता। होता ही है कि सपोज दैट एक बंदे ने 500 मोबाइल खरीदने हैं या 500 चेयर्स बनवानी है। अब उसने मुख्तलिफ लोगों से कोटेशन ली होंगी, उसको जो पसंद आएगा उसको ऑर्डर देगा कि यार ये मुझे चीजें बना के दो। अब मैं उसे कहूंगा कि ठीक है जनाब आपकी 1 महीने में बन जाएंगी, 10 दिन में बन जाएंगी, या 15 दिन में बन जाएंगी। अब हुई ये पहला काम सेल कोटेशन। लोगों ने आपसे आकर क्या पूछा? चीज की कीमत और उसकी फीचर्स। फिर ऑर्डर प्लेस किया। दूसरा स्टेप कि कुछ लोगों ने आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डर प्लेस हो गया, उसके अंदर क्या होगा कि मुझे कितनी क्वांटिटी कितने दिनों बाद चाहिए। तीसरे नंबर पर होता है जनाब, फिर जब चीज सेल ऑर्डर आ गया, आपने उसको ऑर्डर प्लेस किया, भेजिया चीजें, उसे बोलते हैं गुड्स डिस्पैच नोट। डिस्पैच का लफ्जी मतलब क्या होता है? गुड्स भेजना। अब ये सबकी रसीदें बन रही हैं, कोई भी रसीद एक दूसरे से मैच नहीं करेगी, हमें फौरन पता चल जाएगा कि हाँ यहां पर गड़बड़ है कोई। जो पक्के होते हैं वो तो पक्के ही होते हैं ना, फिर वो भी सारा प्रोसीजर देखते हैं कि अच्छा कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। उसके बाद पहला हो गया सेल्स कोटेशन, दूसरा हो गया सेल्स ऑर्डर, तीसरा हो गया गुड्स डिस्पैच नोट। अब गुड्स डिस्पैच नोट का कैसे होता है? ये एक ऑनलाइन, आपने कभी ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया हो ना, तो जब आपने अगर ऑर्डर ना मिला हो तो वहां पर आप खोलो ना वेबसाइट, वहां पर लिखोगे गुड्स आर डिस्पैच्ड, ये चीजें निकल चुकी हैं यहां से। और जब वो गुड्स डिस्पैच करेगा, जिस बंदे को, कैरियर को या जो कैरेज वाला है उसको देगा, चीजें देकर चला जाएगा या उसको कोई रसीद पकड़ाएगा? उसको एक बिल पकड़ाएगा, उसके ऊपर भी डॉक्यूमेंट्स, और वो भी ट्रिप्लिकेट होते हैं। मतलब एक रसीद अपने पास रखते हैं, एक रसीद उसको देते हैं, और एक रसीद ऑनलाइन किसी को, वो जो भी उनका प्रोसीजर होगा। ये हो गया तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप होता है गुड्स रिसीव्ड नोट। वो क्या होता है कि चीजें पहुंच गई, उसने रिसीव कर ली, वो एक कंफर्मेशन देगा कि गुड्स आर डिलीवर्ड या गुड्स आर रिसीव्ड। अब इस सारे प्रोसीजर के अंदर जब सेल्स कोटेशन बनवा के कोई जाएगा, हमने कोई एंट्री पास नहीं करनी। हम बैठे ऑफिस के अंदर, अकाउंटेंट हैं, हमने कोई एंट्री नहीं पास करनी, क्योंकि वो हमारे आउटलेट या हमारे ऑफिस में लोग विजिट करके जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब मैं ये करूं कि इतने लोग विजिट डेबिट, इतने क्रेडिट, ऐसा कुछ नहीं। जब लोग सेल्स ऑर्डर प्लेस करेंगे तब भी कोई एंट्री पास नहीं होगी। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये पेपर में सवाल आए हुए हैं। फिर जब हम गुड्स उनको डिस्पैच कर देंगे तब भी कोई एंट्री नहीं होगी। जब वो गुड्स रिसीव करेगा तब भी कोई एंट्री नहीं होगी।
क्योंकि वो हो रहा है वेयर हाउस के अंदर। यार मैं इधर बाद में वो सारी कहानी मैंने भी सुननी है अभी, वो बाद में, ठीक है। उसके बाद बनती है इनवाइस, रसीद बनती है ओरिजिनल। वो जो रसीद होती है वो होती है रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट, कि भाई इतने पैसे इसके बनते हैं जो पे करने हैं, उसकी एंट्री पास होती है, वो अकाउंट ऑफिस के पास जाती है रसीद, उसको देखकर वो डेबिट क्रेडिट करता है। तो साइकिल कौन सा हुआ, सबसे पहले कौन सा हुआ, सेल कोटेशन, फिर ऑर्डर प्लेस हुआ, फिर गुड्स डिस्पैच हुई, फिर रिसीव हुई, फिर इनवाइस बनी, और इनवाइस बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड होगी। मतलब अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स या कैश टू सेल्स, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्डिंग होगी। सबके अकॉर्डिंग जो कुछ चीज अकर होती है हम जी। क्या नोट करते हैं, तो जब हम गुड्स को डिस्पैच करते हैं उस टाइम नोट करते हैं। होता क्या है, ऑफिस वाले को तो भी पता ही नहीं है। ऑफिस वाले के पास जब रसीद जाती है ना, तब वो देखेगा तो उसे पता चलेगा ये तो काम कहां पर हो रहा है, वेयर हाउस। सपोज वेयर हाउस आपका है उधर चूंग पे और यहां पर आप बैठे हो, तो जब कोई रसीद कोई डॉक्यूमेंट आएगा तो आप एंट्री पास करोगे ना। होता बोला क्या है कि जब हम ऑडिट करते हैं ना, तब हम ये देखते हैं कि कितनी गुड्स ऐसी हैं जिनकी रसीद नहीं बनी और डिस्पैच हो गई हैं, वो भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन पहले जो ऑफिस में रिकॉर्डिंग चल रही होती है वो कैसे चल रही होती है, रसीदों पर, क्योंकि सेल्स का डॉक्यूमेंट है कौन सा, सोर्स डॉक्यूमेंट सेल इनवाइस। और जब तक सेल इनवाइस बनेगी नहीं, हम सेल डे बुक में कैसे लिखेंगे, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट तो बनेंगे। उसके बाद होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब किसी को आता है, स्टेटमेंट भी कई टाइप की होती है। एक तो बैंक स्टेटमेंट है ना, किसी ने कोई देखा हुआ जो इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट खरीदा हो और उसकी स्टेटमेंट किसी ने देखी हो कभी, इंस्टॉलमेंट पे कोई प्लॉट खरीदो जैसे हाउसिंग सोसाइटी में, और वो एक स्टेटमेंट भेजते हैं, वो किसी ने देखी है कभी? स्टाम्प पेपर नहीं होता, वो एक रसीद, वो बेसिकली बताया क्या होता है, टोटल कितने पैसे देने हैं, ये किस्त पे होगी, बाकी कितने रह गए, इसे बोलते हैं स्टेटमेंट। तो ये जो अकाउंट रिसीवेबल की स्टेटमेंट होती है ना, इसमें यही होता है, भाई साहब आपके पहले कितने पैसे थे, जितने कितने पे हो गए, कितने स्टिल अभी आपने पे करने हैं या रिसीव करने। स्टेटमेंट में क्या होता है कि वो जो मूवमेंट है ना, कि इतने पहले आपने देने थे, सपोज अकाउंट रिसीवेबल किया है, इतने रिसीव हो गए, इतनी और चीजें आपने खरीदी, बाकी इतने बच गए, इसमें होता है स्टेटमेंट, और इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। और उसके बाद होता है सेल्स रिटर्न। क्या सेल रिटर्न की एंट्री होगी? बिल्कुल होगी, और वो क्योंकि उसके लिए डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बनता है। अब पेपर में इसमें से सवाल क्या आता है, एक तो सवाल आएगा कि वो कहेगा कि बताओ गुड्स डिस्पैच नोट की एंट्री होगी या नहीं, गुड्स डिलीवरी नोट की होगी। तो एंट्री सिर्फ दो चीजों की होती है, जब सेल इनवॉइस बनेगी या सेल रिटर्न होगी, बाकी किसी की कोई एंट्री। दूसरा पेपर में सवाल आएगा, वो डेफिनेशन लिखेगा और ये बताएगा कि बताओ ये डेफिनेशन सेल ऑर्डर की है, ये डेफिनेशन गुड्स डिस्पैच नोट की है, ये गुड्स, तो ये इसके लिए आपको आई कैप की जो सोने के पानी से लिखे हुए हरूफ हैं उनको याद करना पड़ेगा। कैसे? सेल कोटेशन, बिफोर ऑर्डरिंग customer often required sales quotation for review in their company. It is a proposal of your goods and services to the, कहता है सेल ऑर्डर प्लेस करने से पहले जो इंफॉर्मेशन ली जाती है उसको सेल्स कोटेशन कहा जाता है। फिर कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस कर देगा उसे क्या बोलेंगे? हाँ जी, ये दो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। A notice to the customer to inform them that goods have been dispatched या goods have been delivered। नहीं, delivered का मतलब होता है मिल जाना, delivered का मतलब होता है मिल जाना, और dispatch का मतलब होता है भेज देना। देखिए डिलीवरी नोट, अ नोट, ये इंपॉर्टेंट लिखे इसके ऊपर, ये पेपर में आया हुआ है सवाल। A note that accompanies the goods, इसका मतलब पता है क्या होता है? गुड्स के साथ एक रसीद है, गुड्स के साथ एक रसीद है। A note that accompanies the goods, a customer will check this to make sure that it agrees with his order, मतलब जो उसने ऑर्डर किया था वही चीजें हैं सारी, and that is consistent with what has actually been
डिलीवर्ड, कि जो मैंने ऑर्डर किया था एक्चुअल में वही चीजें डिलीवर हुई हैं या कोई और है। इस नोट को क्या बोलते हैं? डिलीवरी नोट। अच्छा, वो क्या कह देगा? क्या जो अ नोट दैट अकम्पनीज द गुड्स, और ऊपर लिख देगा ये गुड्स डिस्पैच नोट होता है? नहीं, ये क्या होगा? गुड्स डिलीवरी नोट। ओके की बात। सेल इनवॉइस में क्या होगा? अ रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट फ्रॉम कस्टमर फॉर गुड्स डिलीवर। भाई इतनी चीजें हमने आपको भेज दी है, आप इतने के हमारे लिए पेएबल या रिसीवेबल बन चुके हो। हाँ, पैसे दे दिए नहीं दिए वो बात की बात है। इनवॉइस नॉर्मली शो, क्या शो करती है? डेट, डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट टर्म्स। अच्छा, डेट का भी पता चल गया। डिटेल में क्या होगा भला? कितनी चीजें किस रेट पे, कितनी चीजें, पेमेंट टर्म्स, किस परसेंटेज से 5/10 10/30। पेमेंट टर्म्स का मतलब क्या है? इतने दिनों बाद देने हैं और अगर जल्दी दे करोगे तो इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। क्या इसके ऊपर सेल इनवॉइस के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट होता है या नहीं? ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होता, वो नेट बनती ही नेट की इनवॉइस है। स्टेटमेंट के बारे में मैंने क्या बताया था, क्या होता है? बट a document to show the customer amount still owed at point in time। point in time का मतलब है उस दिन बाकी कितने पैसे देने हैं उस टाइम पे। आगे, it will net amount of all invoices issued less cash received। ओ भाई, जितने हमने चीजें बेची, जितने पैसे मिल गए माइनस करो, नेट की स्टेटमेंट बनती है। तो वो ऐसे ही लिखा होता है, इसकी ना स्टेटमेंट यहां पर मेरे पास है नहीं, वो एक यानी रिसीव्ड, ओव्ड इस तरह लिखा होता है, और बैलेंस। वो जितनी चीजें हम देते जाते हैं वो मजीद उसमें ऐड होता जाता है, और जितने वो पैसे देते हैं माइनस होकर बैलेंस एंड पे आ रहा होता है। ये बिल्कुल बैंक स्टेटमेंट की तरह ही होता है। क्रेडिट नोट इशूड, तो इसमें देखें तो यस बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में सिर्फ 2 दफा लिखा हुआ है। कब कब? जब सेल इनवॉइस बनती है और जब क्रेडिट नोट इशू या डेबिट नोट रिसीव। Issued when a customer return goods and the business agreed to this, the business issue a credit note to acknowledge that the amount specified is no longer owed back। मतलब उसका मतलब ये भी होता है कि उसको क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करने का मतलब ये है कि जो मेरे रिसीवेबल थे वो कम हो गए, कि वो अब मजीद उतनी की अमाउंट से पैसे नहीं ले। ये एक एक्नॉलेजमेंट होती है उसको रसीद देने का, कि भाई ठीक है ये रसीद लो, मैं आपके अकाउंट में इतने पैसे कम कर दूंगा। पता चल गया? तो फिर परचेज साइकिल पे चले। अच्छा, परचेज साइकिल में ना ये पढ़ने की जरूरत है या इसको बड़ी अच्छी तरह से डिटेल में घर जगह पढ़ा था? लफ्ज ब लफ्ज समझ लग गया था? ऊपर ऊपर से पढ़ा था या मजे मजे लेकर पढ़ा था? ये देखिए, यहां पर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग इंजॉय नहीं करोगे तब तक ये मजा नहीं आएगा पढ़ने का। इफ द कस्टमर अर्ली डिस्काउंट अमाउंट डिस्काउंट रिडक्शन इन द रेवेन्यू बाय रिकॉर्डेड डेप्टिंग द रेवेन्यू अमाउंटिंग इवेंचुअली डेप्ट फॉर सेल रिटर्न। ये देखिए, इसको पढ़ना है। डिस्काउंट अलाउड, वो कहता है या तो आप ऐसा करो कि डेप्टिंग द डायरेक्टली रेवेन्यू, डेप्टिंग द अकाउंट दिस व्हिच इज इवेंचुअली डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स रेवेन्यू सिमिलर टू सेल्स रिटर्न। ये पेपर में ऐसी चीजें आई हुई है ना, तो ये एग्जांपल भी कर ली थी। चेक डिसऑनर के बारे में कोई कहानी, काउंट्रा के बारे में है कोई प्लान डिस्कस करने का? ये ओके है, चले। फिर आ जाए अकाउंटिंग फॉर परचेजेस। अब आओ जरा, सबसे पहले आप बैठे हो इधर ऑफिस में और वहां पर आपका वेयर हाउस दूर है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका स्टॉक खत्म हो गया? वहां से एक रिक्वेस्ट आएगी, वेयर हाउस से एक रिक्वेस्ट आएगी कि भाई साहब स्टॉक खत्म हो गया है, नया मंगवा के दो। होता यह है, हमने एक लिमिट रखी होती है, वेयर हाउस वाले स्टॉक कीपर को बताया होता है कि भाई साहब जब 5000 यूनिट बच जाए ना तो हमें बताना, हम नया खरीद लेंगे। क्योंकि जो हम यूनिट ऑर्डर करेंगे क्या वो उसी दिन आ जाएंगे? क्योंकि हमने तो बल्क 10 दिन लग सकते हैं, महीना लग सकता है, अगर आपने चाइना से मंगवाने हैं तो 2 महीने भी लग सकते हैं।
तो ये ना हो कि हमारा स्टॉक खत्म हो जाए, वापसी में 2 महीने लगे तो काम खराब हो जाए। तो हम एक खास लेवल पर जब स्टॉक आएगा हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई नया स्टॉक मंगवाओ। क्या आप ऐसे ही किसी के पास जाओगे स्टॉक लेकर आ जाओगे, या आप भी मुख्तलिफ लोगों से पहले कोटेशन लोगे? पहले कोटेशन लोगे। कहते हैं अच्छा परचेज मैनेजर वो होता है जो कम से कम 3 लोगों से कोटेशन ले। अच्छा परचेज मैनेजर कौन सा होगा? ये नहीं कि मोस्टली ये लड़कों को ये गालियां पड़ती होती है कि आपको चीजें खरीदनी नहीं आती, मुंह उठा के चले जाते हो, सुबह दही और खट्टा दही लेकर आ जाते हो। अगर वो उसका सही आप 2-3 जगह से पता कर लो। तो ये जो अच्छा परचेज मैनेजर होगा वो कम से कम 3 जगहों से रेट मतलब गुड्स की स्पेसिफिकेशन और डिटेल लेगा, फिर उनमें से जो उसको बेस्ट लगेगा उसको अप्रूव करेगा, फिर होगा परचेज ऑर्डर। इसमें क्या होगा? इसमें एक डॉक्यूमेंट है, कौन सा? परचेज रेक्विजिशन। रिक्वेस्ट आएगी वेयर हाउस से डिपार्टमेंट में कि भाई साहब चीजें आपके कहे हुए लिमिट पे आ गई हैं, नया खरीदो। फिर हमारा परचेज मैनेजर क्या करेगा? वो कोटेशन लेगा, फिर उनमें से एक बैठ के अप्रूव होगी, फिर परचेज ऑर्डर प्लेस होगा। फिर वहां पर क्या होगा? गुड्स रिसीव्ड नोट। गुड्स, क्योंकि चीजें हमें मिलनी है और ये एक्नॉलेजमेंट होगी कि चीजें हमें, फिर परचेज इनवॉइस बनेगी। तो एंट्री कहां पर पास होगी? परचेज ऑर्डर पे, रिक्वेस्ट पे, या परचेज इनवॉइस पे? फिर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में वही होगा कितनी हमने चीजें खरीदी, कितने पैसे दे दिए, कितने बाकी रह गया, पॉइंट इन टाइम। और फिर होगा परचेज रिटर्न या डेबिट नोट इशूड या क्रेडिट नोट, उसकी भी एंट्री होगी क्योंकि परचेज रिटर्न की भी एंट्री होती है। अब इसको यहां से पढ़ते हैं और ये इसमें भी बिल्कुल ये चीज जहां वहां पर गुड्स डिलीवर्ड नोट था, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है जी। पढ़ते हैं, वो कहते हैं एन आइटम शुड बी रिक्वेस्टेड फर्स्ट इफ नॉट लाइंग इन द स्टॉक। तो जो चीज स्टॉक में खत्म होगी उसके लिए रिक्वेस्ट की जाएगी या खत्म होने वाली होगी। Where value of the goods exceeds certain limit। हाँ, ये बड़ी प्यारी बात है। जैसे अभी हमने बात की कि कोटेशन कम से कम 3 लोगों से लेनी है। अब सपोज दैट आपने एक माचिस की डब्बी खरीदनी है और आप कह लीजिए पहली दुकान में जो, हाँ जी तू कितने की माचिस देता है, तेरे माचिस के अंदर कितनी स्टिक्स हैं। फिर दूसरे के पास ऐसा तो नहीं, फिर कम से कम कोई एक सर्टेन लिमिट हो, इतनी एक वैल्यूएबल चीज हो तो उसके लिए ऐसा करना है, वरना एक इमटेरियल चीज होगी उसके लिए ऐसा क्या लिखूं? वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सीड सर्टेन लिमिट द कोटेशंस आर यूजुअली ऑब्टेन एट लीस्ट 3 सप्लायर। वो बात समझ लगी ना कि छोटी मोटी चीज के लिए नहीं, यानी एक सर्टेन लिमिट से अगर वो इंक्रीज कर जाए तो फिर परचेज ऑर्डर इज देन इनिशिएटेड आफ्टर, कहता फिर परचेज ऑर्डर दिया जाएगा इसको इवेल्युएट करने के बाद। तो इसकी कोई एंट्री पास। फिर a document sent by the business to place an order। फिर हम एक डॉक्यूमेंट, वो एक रसीद बनाकर भेजेंगे, इतनी चीजें चाहिए और ये वाली उसकी कोटेशन बनाकर वो प्रॉपर उसकी बनाकर डॉक्यूमेंट बनाकर भेज देंगे। फिर गुड्स रिसीव्ड नोट। अब इन केस आपने परचेज ऑर्डर किया किसी और अमाउंट से, किसी और यूनिट, और गुड्स डिलीवरी नोट किसी और यूनिट का बना हुआ है, तो ऑडिटर को फौरन पता चल जाता है कि यहां पर कोई गड़बड़ है। क्योंकि अगर ये सारे डॉक्यूमेंट कंसिस्टेंट हैं, मतलब जो वैल्यू जिधर लिखी हुई है हर डॉक्यूमेंट में वैसी ही है, तो फिर बंदे को लगता है हाँ ठीक होगा काम। लेकिन किसी डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ नजर आई तो हम ये सारा साइकिल जाकर चेक करते हैं। A document produced when goods are received, मेन डेफिनेशन तो यहां तक है, लेकिन ये आगे जाकर उसने काम खराब करना है। It is produced after the goods have been checked against the delivery note। वो उसकी तरफ से तो डिलीवरी नोट होगा ना, और हमारी तरफ से वो जो डिलीवरी नोट होगा वो गुड्स के साथ आएगा, अकंपनी विद द गुड्स। उसको देखेंगे और हमारा भी एक होगा, उसको आपस में मैच करेंगे कि अच्छा सारी चीजें ओके हैं। वो क्या लिखता है? गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन चेक्ड अगेंस्ट द डिलीवरी नोट एंड व्हाट हैज एक्चुअली बीन रिसीव्ड द GRN। GRN स्टैंड फॉर गुड्स रिसीव्ड नोट, इज सेंट टू द अकाउंट स्टाफ हु विल चेक दैट what has been received and what was। ये सारे काम अगर मैं आपको बताऊं ना, एक मेडिकल स्टोर में बड़े अच्छे हो रहे होते हैं। मेडिकल स्टोर में जाकर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, पहले वो एक कंप्यूटर में
रसीद बनाएगा, वो वहां से जाकर स्टॉक लेकर आएगा, स्टॉक लेकर एक बंदा उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद उसकी इनवॉइस बनेगी। कभी देखा है ऐसा? या तो आज जाकर ना क्लिनिक से पैनाडोल की गोली लेना, क्या होगा, आप जाओगे वहां पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर खड़ा होगा, उसको आप से परचेज ऑर्डर प्लेस करोगे, उसमें हम ना कोटेशन ही बनवा सकते ना, तो इसलिए परचेज ऑर्डर प्लेस करोगे। परचेज ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो क्या करेगा, वो जाएगा वो एक बिल बना लेगा, वही डॉक्यूमेंट होता है, बिल बनाएगा, वो उसको अगले बंदे को देगा, वो गुड्स वहां से लेगा, एक तरह की वो डिस्पैच कर रहा है, और वो वहां पर आकर रख देगा। वहां पर एक बंदा खड़ा होगा, उसको चेक करेगा कि जो उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मेडिसिन है वो सारी पूरी है या नहीं, फिर वो अगले बंदे को देगा, फिर वो बिल बनाएगा, बिल बना के बाद हमें वो मिलता है। तो ये सारा साइकिल होता है। हाँ जी, तो ये आपसे ज्यादा वो गलती कहां करवाएगा, गुड्स डिलीवरी नोट में और गुड्स रिसीव नोट में, गुड्स डिलीवरी नोट में या गुड्स, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सिमिलैरिटी है। परचेज इनवॉइस क्या होते हैं अली? रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट फ्रॉम द सप्लायर फॉर गुड्स डिलीवर्ड। इसकी एंट्री पास होगी या नहीं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में? नहीं होगी, ठीक है। चीकू स्टेटमेंट, चलो स्टेटमेंट क्या होता है, गौर से बात सुनो तो पता चले ना। स्टेटमेंट क्या होता है भला? हाँ, a document from supplier to show the amount still owed at point in, और क्रेडिट नोट रिसीव वो आपको पता ही है, या डेबिट नोट इश्यूड। डिस्काउंट रिसीट के बारे में पढ़ने की जरूरत तो नहीं है। काउंटर सेटलमेंट है, डिस्कस करने की जरूरत है? ओके, काउंटर सेटलमेंट पे आ जाओ। पहले तो इसके बारे में वही बात करते हैं कि ये एक अमाउंट, अच्छा एक है तीसरे चैप्टर की बात, मैं अभी आपको बता देता हूं कि ये ना इसमें बहुत ज्यादा गलती होती। वो कहता है एक लफ्ज है सेल्स लेजर, ये उसने FR 1 में भी सवाल दिया हुआ। कहता है ये बताओ किसका नाम है, सेल्स अकाउंट का या डेटर अकाउंट का? ये सवाल आया हुआ है पेपर में और आपको भी आता है। सेल्स लेजर इज एन अदर नेम ऑफ द डेटर अकाउंट। सेल्स लेजर सेल अकाउंट को नहीं कहते, परचेज लेजर क्रेडिटर अकाउंट को कहते हैं, सेल्स लेजर डेटर अकाउंट को कहते हैं। और ये हम पेपर में कई दफा सवाल है, और मजे की बात है FR 1 के अंदर ये एज इट इज सवाल आया है और तकरीबन 80% बच्चों ने गलत लिखा, 80%। सेल्स लेजर, अब अगली बात मैंने क्यों बताया, ये काउंटर सेटलमेंट के अंदर बात आती है। कहता है एक शख्स है, उसके सेल्स लेजर में पैसे लिखे हुए हैं 5000, इसका मतलब है वो हमारे डेटर अकाउंट में 5000 लिखे हुए। वही बंदा सेम मिस्टर ए, वही बंदा हमारे ही लेजर के अंदर परचेज लेजर में भी आ रहा है। परचेज लेजर का मतलब है क्रेडिटर अकाउंट, मतलब वो बंदा हमारा डेटर भी है और हमारा क्रेडिटर भी है। एक ही बंदा, मतलब एक ही बंदा, हमने उससे पैसे लेने भी हैं और उसी बंदे के पैसे देने भी हैं, और हम कहते हैं अच्छा सेट ऑफ तो हो सकते हैं ना। अच्छा इन दोनों अमाउंट्स में से कितने सेट ऑफ हो जाएंगे? 5000, मतलब 5000 लेने वाले खत्म, 5000 देने वाले खत्म। तो कहता है जब काउंटर सेटलमेंट करनी हो ना, तो आपने करना क्या है, जो लोअर अमाउंट है वो सेट ऑफ हो जाती है, लोअर अमाउंट सेट ऑफ हो जाती है। और अगर दोनों अमाउंट्स ही एक हैं तो वो ये अमाउंट, तो एंट्री इसकी हमेशा याद रखे क्या पास होगी, अकाउंट पेएबल टू अकाउंट रिसीवेबल, हमेशा एक ही एंट्री है। मतलब परचेज लेजर टू सेल्स लेजर, परचेज लेजर अकाउंट पेएबल, सेल्स लेजर अकाउंट रिसीवेबल, इसकी एंट्री भी यही होती है हमेशा। होता क्या है, ये कोई एक शख्स, उसको हम सेल भी करते हैं और उससे हम परचेज भी करते हैं उधार पे, मतलब उसके हमने पैसे देने भी हैं और उससे पैसे, और अगर वो लेने देने वाले सेट ऑफ करना चाहें तो सेट ऑफ होंगे कौन से, तो लोअर अमाउंट होंगे। अब यही बात, यही कहानी लिखी हुई है
A business might sell goods or services to another business and also buy goods or services from the same business. ये बात पता चली कि एक बंदा एक बिजनेस, मतलब एक बिजनेस को चीजें बेचता है और उसी से चीजें खरीदता है. The other business is both a customer and a supplier. वो हमारा कस्टमर भी बन गया, वो हमारा सप्लायर भी बन गया. And might thereof receivable and payable at the same time. मतलब वो हमारा डेटर भी है और हमारा, कहता है when this happened, जब ऐसा हो, the two business might agree to offset the amounts that have owed each other. कहता है जो उन्होंने लेना देना होता है ना, तो वो सेट ऑफ कर देते हैं, एग्री कर देते हैं, अच्छा ठीक है कर दो सेटल. लीविंग अ नेट अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस विद देयर हायर डेट. जो जिसका हायर डेट होता है वो बाकी रह जाता है, वो डेटर में ये वो पहले से पड़ा होता है, हम बस उसमें से माइनस कर देते हैं. एंट्री उसमें क्या बदली, डबल एंट्री इज ट्रेड पेएबल डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल करेक्ट. उसके बाद आ जाए अकाउंटिंग फॉर कैश. ये कैश बुक तो आपका हो चुका है, मैं सिर्फ पैटी कैश बुक में जा रहा हूं. ये पेपर में सवाल आया हुआ है और ये देखिए द एक्स्ट्रा मेमोरेंडम याद है ना, और वो कौन सा होता है, कैश का. अच्छा फर्दर हमने ये भी सीख लिया था कि जो कैश बुक है वो रिसीट और पेमेंट के नाम से भी बन सकती है. लो जी ये आ गया पैटी कैश, और इसमें से उसने कई दफा सवाल बनाए हैं और वो ना जानबूझ के कुछ ऐसे एक्सपेंस दे देता जो बड़े हों. बड़े खर्चे पैटी कैश से पे नहीं करते, छोटे मोटे खर्चे. यहां पर तो इवन के जालिम ने ये भी लिख दिया, मतलब कॉइंस. ये पहले तो चल जाता था काम, इवन के ये अच्छी खासी वैल्यू होती थी, मतलब ये 5 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का, ये इसकी वैल्यू होती थी, चाय मिल जाती थी. अब चाय वो मतलब ये अजीब बात है कि हम ना ऐसे ना बच्चों को पार्क लेकर गया तो वहां पर ना कोई और रेट पूछ रहा था गोलगप्पों का, तो कहते जी 650 रुपए में, और फखर से कह रहा था 24 होंगे. मैंने थोड़ा सा ऐसे आता तो अकाउंटेंट का एक ही मसला होता है, वो ना पर यूनिट कॉस्ट निकालता रहता है. मैंने ना 650 को 24 में डिवाइड किया तो वो 27 रुपीज समथिंग आ गया. मतलब एक गोल गप्पा कुछ 27 से 30 रुपए का. मैं हैरान भी नहीं कि क्या है ये मतलब, और ना कोई वो खाना ना पीना, वो बस ऐसे ही है ना मुंह खटा करने वाली बात है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता मेरे ख्याल, क्योंकि उसमें कितना एक मटेरियल होता है खाने पीने के. तो इतनी ज्यादा, यानी ये पिछले 3-4 सालों में महंगाई ने ऐसी अंगड़ाई ली है ना, यानी अब ना किसी चीज से कोई चीज काम करवाने जाए ना तो डर लग रहा होता कि पता नहीं ज्यादा पैसे ना मांग लें. मैं क्योंकि बाहर कोई चीज खरीदने नहीं जाता घर की, क्योंकि टाइम ही नहीं होता इतना. रात को जाते हैं बस, सो खाना पीना खा के सो गया, तो बच्चे घर में हैं वही काम करते हैं, जब भाई लेकर चला जाता. तो एक दफा रात थोड़ी हो गया तो सारे अपने अपने कामों में मसरूफ थे या खेल रहे थे, तो मुझे कह दिया घर वालों ने कि जाओ हमारे लिए ना कुछ नूडल्स और ये ना ये लेकर निम्को खाने के लिए. मैंने कहा कि ठीक है. मैंने बहुत कम लेने जाता हूँ कोई भी चीज, तो वो पसंद है बच्चों को भी तो और बच्चों की अम्मा को भी, तो फिर इसलिए वो स्पेशल लेनी पड़ती है. गया मैंने ना 500-600 रुपए जेब में लेकर चला गया, और मैं क्या सोच रहा था क्योंकि 20-25 रुपए की निम्को होगी और 30-40 रुपए के नूडल्स होंगे. मैंने ना, उन्होंने मुझे एक कहा, मैंने 3 उठा लिए. बाकी सामान जो जो उन्होंने कहा मैंने उनके सामने रख दिया और उन्होंने 1200 बिल बना दिया. मेरी जेब में 600 कुछ थे, वापस रखने थे और क्या थे, जानने तो मुझे है नहीं. मतलब इतनी ज्यादा कि बंदा जो सोच के जाता है ना उससे अब कम और होता है. मतलब आप 10,000 का सामान ना एक छोटे से शॉपर में लेकर आते हो, वो बिस्ती सी नजर आती है कि भाई 10,000 खर्च हो गया और कुछ है ही नहीं. अब और ये अब कंट्रोल भी नहीं हो सकती. अब एक ही हल है कि लोग अपनी इनकम बढ़ाएं, और सबसे ज्यादा जो मसला आया है ना वो प्राइवेट सैलरी पर्सन को आया है.
क्योंकि गवर्नमेंट ने चलो हर बजट में 30% 35% बढ़ाती गई, और ये जी मिनिमम वेज रेट 32,000 या 37,000 कर दो, जो देता भी कोई नहीं है, 10-15,000 या 12,000 देते, इससे कहाँ गुजारा होता है। फिर ऐसा ही है कि बस आटा खरीद लो, पानी के साथ रोटी खाओ, इसके अलावा तो लोगों का नहीं गुजारा हो रहा। लोग, मैं तो कहता हूं कि अब तो अल्लाह ताला ही मदद करने वाला है। अब तो इवन के जो लोग लोगों की हेल्प करते थे वो हैंड टू माउथ आ गए, मतलब उनके अपने खर्चे नहीं पूरे हो रहे। अब शर्म आती है। अब देखो ना, होता है ना, हमारे एक रिवाज होता है, शायद आपकी फैमिली में भी हो, कि घर में जब कोई बेटी आती है ना, तो उसको जाते हुए ना कुछ हम उसे मिल नहीं कहते हैं, वो दी जाती है। अब तो यकीन जाने 500,000 रुपए देते शर्म आती है कि उससे क्या आता है। वरना पहले क्या होता था, 50 रुपए देते थे, वो माशाल्लाह वो भी खुश और हम भी खुश। अब अगर 50 रुपए का सोचे भी सही ना, तो शर्म आती है कि 50 रुपए दे, ये तो बच्चे भी नहीं लेते। मतलब उनका ये, वो जो गवर्नमेंट हमें लॉलीपॉप देती है, बच्चों का लॉलीपॉप भी महंगा हो गया उससे। चले, पैटी कैश थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। अच्छा, होता ये था कि पैटी कैश का मतलब क्या है। एक ये तो पता आप सबको ही है कि छोटे मोटे खर्चों के लिए कैश अलग करके रख देना, उसे कहते हैं पैटी कैश। और उसके लिए जो बुक मेंटेन होती है उसे बोलते हैं पैटी कैश बुक। और जितना पैटी कैश होता है ये हमारा करंट एसेट होता है। ये खर्चों के लिए कैश पड़ा हुआ है, खर्चा हुआ नहीं। हाँ, जब इससे खर्चा हो जाएगा उतना कैश कम हो जाएगा। अब हुआ ये कि सबसे पहले लोग ना एक नॉन इंप्रेस्ड सिस्टम होता था, उसके हिसाब से काम करते थे। नॉन इंप्रेस्ड, उससे होता भला क्या था, क्योंकि हमने तो बिजनेस की बात करनी है। और मैं कहता हूं घर वाला बिजनेस में मैं आपको बात बताता हूं, आपके अब्बा जी ने आपकी अम्मा को 5,000 रुपया दे दिया जी, महीना इसी में गुजारना है, दैट इज नॉन इंप्रेस्ड सिस्टम। क्या होगा? नॉन इंप्रेस्ड मतलब बिजनेस के मैनेजर को या उस ऑफिस वालों को एक पैसे दे दिए जाते थे कि भाई साहब ये है छोटे मोटे अखराजात के लिए 5,000 है, महीने बाद दोबारा 5,000 आपको मिल जाएंगे। इसे क्या बोलते थे? नॉन इंप्रेस्ड। और इसमें दो नुकसान होते थे, कैश जल्दी खत्म हो जाता था तो अम्मा घर में खाना ना बनाती थी, और छोटे मोटे अखराजात के लिए जो मैनेजर के पास पैसे थे वो तो है ही नहीं, तो फिर वो कैश आउट होने का खतरा होता था, क्योंकि वो जल्दी पैसा खत्म हो जाता था, उसे बोलते थे कैश आउट हो जाना। और दूसरा, सरप्लस मिस अप्रोप्रिएट हो जाता था। मिस अप्रोप्रिएट का मतलब पता है? खुर्द बुर्द कर लेना। सपोज दैट अम्मा जी को अब्बा जी ने 5,000 दिया था महीने का खर्चा, 4,000 खर्च हुआ, अम्मा जी ने 1,000 का जिक्र ही नहीं किया। बिल्कुल ऐसे मैनेजर भी ऐसे करते हैं, वो क्या करते हैं कि 5,000 के लिए खर्चा दिए। जैसे मैंने ये प्रैक्टिकली होता है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉइज को ना फ्यूल मिलता है, पेट्रोल, सपोज दैट 500 लीटर मिला महीने का। अब वो 500 लीटर पूरा करते हैं चाहे हो ना हो, वो निकलवा के ना किसी और के रिश्तेदारों में बाइक में या उनकी गाड़ियों में डाल देते हैं, लेकिन 500 लीटर उन्होंने पूरा करना है कि कहीं गवर्नमेंट को ये पता चल गया कि ये तो 400 में भी काम हो जाता है, तो अगली दफा 400 ना कर दे। तो जो फिर पैसा बच जाता था वो मिस अप्रोप्रिएट हो जाता था, उसको होता था नॉन इंप्रेस्ड। और ये अब खत्म हो गया। अब एक सिस्टम है इंप्रेस्ड। इंप्रेस्ड सिस्टम में क्या होता है भला? एक इंप्रेस्ड अमाउंट सेट की जाती है, मतलब जैसे कि 5,000। अब हम बिजनेस उसे कहता है कि आप ऐसा करो, 5,000 खर्च करो और साथ उसकी रसीद बनाते जाओ, उसे बोलते हैं इनवाइस या बिल। अब जैसे ही आपके पैसे खत्म होने लगे, वो बिल जाकर अकाउंट ऑफिस में जमा करो और फिर कैश ले लो, तो आपकी जो अमाउंट होगी फिर इंप्रेस्ड अमाउंट तक आ जाएगी। रहेगी 5,000 के अंदर, रहेगी 5,000 के अंदर, 5,000 के बाहर। लेकिन ये होगा कि अगर 5,000 का खर्च हो गया तो दोबारा जाएं, फिर सीधे जमा करवाएं वापस पैसे। इसे बोलते हैं यानी रीइंबर्स करवा लेना पैसे। तो होगा क्या, आपसे ना पेपर में सवाल कैसे आ सकता है, वो कहेगा बताओ इंप्रेस्ड अमाउंट है कितनी। इंप्रेस्ड अमाउंट बराबर होती है जो आपके पास वाउचर पड़े होते हैं बने हुए वो, प्लस जो कैश इन हैंड होता है, वो पैटी कैश इन हैंड है। ये बराबर किसके होता है? फुल अमाउंट के ऑफ पैटी कैश, और उसको बोलते हैं इंप्रेस्ड अमाउंट। अगर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कैश इन हैंड कितना पड़ा हुआ है, तो इंप्रेस्ड अमाउंट माइनस जितना खर्च हो गया,
या वो ये भी पूछ सकता है वाउचर्स कितने बने हैं, तो जितना था जितना पड़ा हुआ है माइनस करेंगे। तो ये इस इक्वेशन से एक सवाल बनता है आपका। और कभी कभी तो एक पूरी लिस्ट बता देगा, बस उसमें ये ख्याल रखना है जो बड़े खर्चे हैं वो निकाल के ना बाकी खर्चे माइनस करने। अब आओ जरा इसको पढ़ते हैं। कहता है पैटी कैश इज कैश हेल्ड बाय द बिजनेस टू पे स्मॉल आइटम ऑफ एक्सपेंस इन सिचुएशन वेयर इट इज मोर कन्वीनियंट टू पे इन नोट्स या कॉइंस देन पे थ्रू अ बैंक। कहता है आपको ऐसा लगे ना कि चेक के जरिए पेमेंट करोगे ना उससे ज्यादा आसान है इससे जरिए पेमेंट करना, तो फिर वो पैटी कैश इस्तेमाल कर लिया करो, वरना जहां से चेक की पेमेंट फिजिबल है तो फिर नहीं अवॉइड करना। पैटी कैश माइट यूज्ड फॉर एग्जांपल टू पे बस फेयर, बस पे जा रहे हो किराया दिया, टैक्सी फेयर, चाय पी, कॉफी, कोई ऑफिस में छोटा मोटा कोई स्टेशनरी वगैरह मंगवा लो। व्हेन पैटी कैश ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, मतलब को जब आपने खर्चा किया, पैटी कैश इज स्पेंट ऑन टी कॉफी फॉर ऑफिस, द एंटिटी नीड्स टू रिकॉर्ड बोथ एक्सपेंसेस एंड रिडक्शन इन एसेट्स। वही एक्सपेंस टू कैश। अच्छा जब पैटी कैश खर्चा होगा तो पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड होगा या कैश बुक में या दोनों में? दोनों में रिकॉर्ड होता है, याद रखें, क्योंकि कैश तो क्रेडिट होना ही होना है। जब पैटी कैश निकालना है तो कैश ने क्रेडिट, तो पेपर में ये सवाल आया हुआ है कि जब पैटी कैश का खर्चा होगा तो किस बुक? पैटी कैश ये बजाते खुद कोई बुक नहीं है, ये एक रिकॉर्ड है। असल तो कैश बुक है, उसमें तो रिकॉर्ड होना ही होना है। पैटी कैश वो आपका एक छोटा सा रिकॉर्ड है जो आपने अपने पास घर में रखा हुआ है, तो वो कहीं बुक्स में नहीं होता। ये मेन उसके याद दहानी के लिए कि पैसे पूरे चल रहे हैं। इंप्रेस सिस्टम की डेफिनेशन बताया, वो कहता है वेरी कॉमन सिस्टम है ये, जिसमें अंडर द सिस्टम अ सेट अमाउंट एस्टेब्लिश्ड 10,000, दिस अमाउंट इज कॉल्ड इंप्रेस्ड। अब उसी अमाउंट के अंदर ही आप लोगों ने खेलना है। जब खर्च हो जाए बिल बने होंगे। कहता है एट एनी मोमेंट इन टाइम द पैटी कैश बैलेंस प्लस अमाउंट ऑन इनवॉइसेस एंड नोट शुड सम द इंप्रेस्ड। पता चल गया क्या लिखा हुआ है? वो कहता है जितना बैलेंस पड़ा हुआ है और जितने इनवॉइसेस हैं, इनवॉइसेस किसे कहते हैं आज? जो पैसे खर्च हो गए उसकी रसीद बनी हुई है। जो पैसे, जैसे आपके पास 10,000 है ना, और आपको कह दिया है कि जैसे जैसे पैसे खर्च करना उसका बिल बनवाना। अब आपने 10,000 में से 8,000 खर्च किया, तो बैलेंस आपके पास कितना है? 8,000, 2,000, और बिल कितने पाउंड के होंगे? 8,000 के। तो दोनों को प्लस करेंगे तो 10,000 इंप्रेस्ड अमाउंट आ जाएगी। तो ये उसने बेसिकली बताया हुआ। Periodically the invoices are removed and replaced to cash re-establish the impressed in। कहता periodically मतलब कि हफ्ते बाद या 15 दिन बाद जाओ वाउचर दो और पैसे ले लो। चले जनाब, इसका लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो हमने पढ़ लिया था जनरल का, तो ये पेपर में एज इट इज सवाल आया हुआ ये वाला। ट्रांजैक्शन दैट आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी अदर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, वो किस में रिकॉर्ड होती है? जर्नल में। और ये एंट्रीज उसने बता दिया कि ये एंट्रीज जर्नल में रिकॉर्ड होती है जनाब। अच्छा ये यहां पर ना ऐसे ही ना, ये जो छोटी सी लाइन है ये देखें, इन प्रैक्टिस ये आपकी बात आ गई। नॉट ऑल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन अ जर्नल या जर्नलाइज्ड, बट ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल टू राइट अ जर्नल एंट्री फॉर एनी ट्रांजैक्शन। कहता ये हमने कहा है कि जर्नल में सारी ट्रांजैक्शन ही जानी बहुत, लेकिन हर ट्रांजैक्शन की एंट्री तो हो सकती है। आगे लेजर फोलियो इज द पेज नंबर ऑफ, ये जो लेजर फोलियो है ये सिर्फ आईको वालों को पता होता है, आपको नहीं पता। होता यह है कि जब हम डेबिट क्रेडिट लिखते हैं ना, कि कॉलम बनाते हैं, उसके साथ एक और छोटा सा कॉलम भी बनाते होते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं L.F लेजर फोलियो। उसमें क्या होता है, वो पेज नंबर या वो रेफरेंस नंबर होता है कि इस जगह से एंट्री उठाकर लाया गया। लिखा हुआ है लेजर फोलियो इज द पेज नंबर ऑफ लेजर अकाउंट ऑन विच द रेलिवेंट अकाउंट अपेयर। कहता है वो पेज नंबर होगा जिसमें ये वो अकाउंट अपेयर होगा। तो सपोज दैट आपने अगर कोई एंट्री देखनी है तो आप क्या करोगे, वहां पर पेज नंबर लिखा होगा, वहां जाओगे, उस पेज खोलोगे तो पता चल जाएगा कि अच्छा ये एंट्री यहां पर ट्रांसफर हुई है। एंड इट इनेबल्स क्विक एक्सेस टू रेलिवेंट
लेजर। तो ये पेपर में सवाल आ सकता है क्योंकि ये बहुत ही छुपा हुआ सवाल है, नजर नहीं आता, ठीक है ना, तो इसलिए इसको हाईलाइट करें। लो जी, ये है वो लास्ट सेकंड चैप्टर का लास्ट पेज जिसमें सवाल बन सकता है। वाउचर्स इज एन अल्टरनेटिव ऑफ डे बुक्स, मतलब बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। वाउचर्स का मतलब तो रसीदें होता है। अब जो छोटे बिजनेस है ना, वो कहते हैं कि क्या आप बुक्स बनाएं, रसीदें ही संभाल के रख लो, वो वाउचर ही संभाल के रख लो। अब वाउचर भी वही होते हैं, सेल डे बुक का सेल वाउचर, परचेज डे बुक का परचेज वाउचर, वो सारे वाउचर, से रिटर्न का से रिटर्न वाउचर, परचेज रिटर्न का परचेज रिटर्न वाउचर, सारे वाउचर्स बना लो। कहते हैं वाउचर्स है क्या? कहते हैं पहली बात तो ये है कि ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है। क्या है ये? इंटरनल डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी वाले इस्तेमाल करते हैं कि रसीदें संभाल के रखकर वो कोई प्रूफ हो। कहता है ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की जगह भी इस्तेमाल हो सकता है या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के लिए एज अ हेल्पर यूज हो सकता है। हेल्पर तो होगा क्योंकि वाउचर देकर एंट्री पास करें। जो वाउचर्स हैं ये कंपनी का कौन सा डॉक्यूमेंट है? इंटरनल होता है, और ये या तो बुक्स ऑफ एंट्री की जगह इस्तेमाल हो सकता है या उसके लिए हेल्प करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये कंप्यूटर से इंटरनली जनरेटेड डॉक्यूमेंट होता है जिससे वो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी ट्रांजैक्शन की वेरिफिकेशन के लिए। जैसे वाउचर इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट, पहले ये ना एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। prepared as a proof that monetary transaction has occurred। monetary transaction कौन सी होती है? कैश वाली या उधार वाली? दोनों। देखो मॉनिटरी का मतलब होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये नॉन कैश नहीं है, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है बिटवीन टू पार्टीज। कहता है ये प्रूव है कि दो पार्टीज के दरमियान में ट्रांजैक्शन हुई है। और रसीद की बात हो रहा है, वाउचर बेसिकली रसीद को कहते हैं। एंड इट इज ऑफन सपोर्टेड बाय, या तो वो कोई बिल बनाया होता है या इनवाइस या कॉपी ऑफ चेक। ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इन बिजनेस अ वाउचर कैन बी यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ पर्पस। पेपर में सवाल आ जाता है कि जी जो वाउचर है ना वो सिर्फ एक मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो आंसर गलत कि वैरायटी ऑफ पर्पस। सम टाइम फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए इस्तेमाल होगा तो पेमेंट वाउचर, पैसे लेने के लिए इस्तेमाल होगा तो रिसीट वाउचर। और अगर कोई नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड होती है? नहीं, नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए कोई होगा तो उसे हम कहते हैं जर्नल वाउचर। ये पेपर में सवाल आया हुआ, देखिए पैसे दिए पेमेंट वाउचर, पैसे लिए रिसीट वाउचर। कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन की नॉन यानी नॉन कैश ट्रांजैक्शन, उसके लिए कौन सा वाउचर? जर्नल वाउचर। उसके लिए कौन सा? जर्नल वाउचर। अब देखिए जरा, अभी मेरे साथ पढ़े, अगला पैराग्राफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है एक्टिंग एज अ रिसीट और इंडिकेटिंग दैट इनवॉइस हैज बीन अप्रूव्ड फॉर पेमेंट। आओ जरा ये पैराग्राफ, इसमें वो आएगा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट जी। इंटरनल डॉक्यूमेंट एक्सटर्नल के लिए तो अगर होता है ना तो उसके लिए तो इनवॉइसेस का लफ्ज इस्तेमाल हो। जो एक्सटर्नल होता है ना, जैसे सपोज आपको घर वालों ने पैसे दे दिए कि यार इसका ना रिकॉर्ड रखना जो खर्च करोगे, तो वो जो अपने लिए आप वो रिकॉर्ड रख रहे हो ना वो वाउचर है। ये जो पैटी कैश वाले रिकॉर्ड रखते हैं ना वो अपने लिए रिकॉर्ड रखते हैं कि अच्छा जो उन्होंने 10,000 दिया था ना उसका हमारे पास सबूत हो। ठीक है जी। स्पेशली इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, जहां पर देखिए वाउचर सिस्टम रिप्लेस या सपोर्ट द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। Every transaction is recorded on relevant voucher as input in accounting system। कहता है जो वाउचर के ऊपर अमाउंट लिखी हुई है ना वो जब हम अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर ऐड करेंगे उसको क्या बोलेंगे? इनपुट। इनपुट कहते हैं जो रसीद से देख के अमाउंट आपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऐड की, मतलब एंट्री पास की। कहता है जिससे क्या बनता है? लेजर बनेगा फर्दर, फिर या कोई अदर जो चीजें आपको चाहिए। वाउचर सिस्टम डू वेरी अक्रॉस द डिफरेंट एंटिटीज। इसका क्या मतलब है? हर बिजनेस का वाउचर डिफरेंट हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप 4 स्टोर पे जाओ, वहां से बिल बनवाओ, हर एक का स्टोर का डिफरेंट बिल बना होगा। किसी को बहुत ही लंबाई में होगा जिसके ऊपर कुछ और स्पेसिफिकेशन होगी। तो ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, हर बिजनेस का अपना एक
हाँ, अब प्रैक्टिकल सिस्टम माइट ऑपरेट एज फॉलो, वो कहता है ये प्रैक्टिकल है, ये तो सिंपल वही चीजें लिखी हुई है सारी। सेल डे बुक के लिए सेल वाउचर, परचेज डे बुक के लिए सेल रिटर्न के लिए सेल रिटर्न, परचेज वाउचर, परचेज रिटर्न। कैश बुक में कौन सा होगा? पेमेंट वाउचर और जर्नल। जर्नल वाउचर क्या होगा? रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन दैट आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी अदर बुक्स। ये डेफिनेशन देखिए पेमेंट वाउचर की। पेमेंट कैन बी मेड आफ्टर अप्रूवल ऑफ पेमेंट वाउचर सपोर्टेड विद बिल और अदर रेलिवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। पेमेंट कैन बी मेड आफ्टर अप्रूवल ऑफ पेमेंट वाउचर। और जब पेमेंट होती है ना, पहले उस पेमेंट वाउचर की वेरिफिकेशन होती है कि जो बातें लिखी हुई हैं वो ठीक है। फिर रिसीट वाउचर। रिसीट वाउचर आर प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द कैश या चेक रिसीट एंड कलेक्शन इन द बैंक अकाउंट। और मजे की बात है, पेपर में ये सवाल आता है, ये जो बिल्कुल दरमियान में लिखा हुआ है, जर्नल वाउचर इज प्रिपेयर टू एविडेंस द ऑथराइज्ड टू रिकॉर्ड द नॉन कैश ट्रांजैक्शन। ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही लिखा हुआ। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा वाउचर बनता है? वो तो है ही नॉन मॉनेटरी, वो तो ट्रांजैक्शन ही नहीं है, उसके लिए वाउचर नहीं बनता। तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए जर्नल वाउचर बनता है। और ये पेपर में सवाल आया। नहीं, नॉन कैश ट्रांजैक्शन डेबिट भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। मतलब सपोज दैट अकाउंट क्रेडिट भी होगी। चलो मेरे भाई, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आपने करना ये है कि इसके सेल्फ टेस्ट के सारे सवाल बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, और इसके एडिशनल क्वेश्चन ये कल आपने करने हैं, और उसी में से टेस्ट में बना के दे दूंगा। ठीक है? तो क्योंकि वैसे तो आज पहले और दूसरे चैप्टर का आज भी टेस्ट जो मैंने आपको शेयर किया है, वो कितने लोगों ने कर लिया है, कितने ने नहीं किया, वो बता दें। जो 8वां टेस्ट किस किस ने नहीं किया, क्यों नहीं किया? मुझे पता था इसी लाइन में से होने लोग, क्यों नहीं किया? किस बात का इंतजार था? मैंने आपको ये कहा भी था, जो आपका रह गया है वो बाद में तैयार करो, जो चल रहा है उसको तैयार करो। पहला दूसरा चैप्टर ओके करो, और आज भी करो उसमें। और आज ही जो पिछला टेस्ट है 8वां, वो भी कल ओके करना है आपने। जितने भी पहले चैप्टर के और दूसरे चैप्टर के टेस्ट आपको 2 हो गए ना, एक 7वां और एक 8वां, इन दोनों को करना है। और आज जो टेस्ट मिलेगा चैप्टर 9, वो भी आपने करना है। अभी 8वां है, चलो आज 9वां भी आ जाएगा। वो 8वां तो फिर सिर्फ पहले चैप्टर का होगा। तो अपने दोनों चैप्टर तैयार करो। और मैंने कहा भी था, इन 3 चैप्टर में से आपका बहुत ज्यादा पेपर आता, फिर भी अगर आप नहीं इसको सीरियस लेते तो फिर आपकी अपनी मर्जी है, फिर कल किसको कोसोगे?